नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज से हम जो यूजीसी नेट का पेपर सेकंड है पॉलिटिकल साइंस, उसको लेकर एक अपनी जो है रेगुलर क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें अपन टॉपिक्स और क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जो टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं वो भारत का संवैधानिक विकास है, और संवैधानिक विकास में भी अपन बात करेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको लेकर। वैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर किसी भी देश को या देश के संविधान को समझना है तो उसके संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। किन परिस्थितियों में उस देश के संविधान का निर्माण हुआ उसको समझना जरूरी है। तो इसको लेकर अपन जो है वो भारत के संविधान पर अपन चर्चा करेंगे, और कैसे कैसे भारत का संविधान निर्माण हुआ इसको लेकर भी अपन फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर आप लोगों को मिलती रहें। और हमारा जो ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा एप्लीकेशन, इस पर आप लोगों के लिए यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना जो जून साइकिल वाला और दिसंबर साइकिल वाला एग्जाम है इसको और बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस भी आप लोगों को अवेलेबल हैं JRF अड्डा एप्लीकेशन पर। तो शुरुआत करें अपन। तो देखो, सबसे पहले मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि की चर्चा कर देता हूँ। अपन जो है वो संविधान वाला पोर्शन पढ़ेंगे, और संविधान को आप लोग जानते भी हैं कि इसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, और जो कॉन्स्टिट्यूशन से बना है जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण विधि या कानून। ठीक है, महत्वपूर्ण विधि या कानून। और संविधान विधिक अधिकारों का संग्रह है, यानी ये कानूनी अधिकारों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का डायरेक्ट अगर अर्थ बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूँ, लिखित व अलिखित नियमों का समूह। लिखित व अलिखित नियमों का समूह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, उसे ही अपन संविधान कहते हैं। तो संविधान लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है, संविधान कठोर भी होता है, और संविधान लचीला भी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन से हुई है, और जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण विधि या कानून। ठीक है, तो 1787 अमेरिका का संविधान आप लोगों को पता है विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, जिसका निर्माण 1787 में हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है। तो इसको लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। आप लोग जैसे जानते भी हैं कि 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें भारत का जो संवैधानिक विकास है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, और शुरुआत अपन जो है हमेशा से करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अपनी शुरुआत होती है हमेशा भारतीय संविधान की अगर चर्चाएं होती हैं तो ये होती है रेगुलेटिंग एक्ट से। कि अब अपन थोड़ा सा बात करें क्या है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का आपने देखा होगा, 1784 का आपने देखा होगा, 1813 का एक्ट देखा होगा, 1833 का, और लास्ट अपन जाते हैं तो 1857 का जो एक्ट है। इसके बाद तो देखिए 1858 की क्रांति हो गई थी, और क्रांति के बाद जो अधिनियम लाया गया तो उसमें ब्रिटिश ताज के अधीन जो था वो भारत का शासन कर दिया गया था। तो यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन होना शुरू हो गया था। तो 1773 से 1857 तक के जितने भी कानून पारित हुए हैं, इस दौरान जो शासन रहा वो कंपनी का शासन रहा। इस दौरान जो शासन रहा वो कंपनी का शासन रहा। अब अपन बात करें कि क्या है ये कंपनी का शासन। तो देखिए क्या हुआ कि भारत में व्यापार करने के लिए भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। व्यापार करने इंग्लैंड से एक कंपनी भारत आई जिसे अपन कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, और बात करूं मैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और भारत में इन्होंने क्या कर दी, पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में कर दी। ठीक है, 1616 ईस्वी में। सर टॉमस रो, आप लोगों को ध्यान हो, जहांगीर के दरबार में आए थे और इन्होंने व्यापार की अनुमति ले ली थी। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना होती है, और यहीं से इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। या हम यूँ कहें कि महारानी एलिजाबेथ जो थी इंग्लैंड की महारानी, उनसे इन्होंने अनुमति ली और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। अब हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद इसमें जो थे भ्रष्टाचार फैलने लगा,
या जैसे जो वारेन हेस्टिंग थे इनकी शिकायतें जाने लगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कंपनी के ऊपर नियंत्रण के लिए एक कानून पारित किया गया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ध्यान रखना इसमें, इसे अपन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और अपन जो पढ़ेंगे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ये थोड़ी सी जो चर्चाएं अपन ने की, इसको अपन बात कर लेते हैं कि किसी भी देश के संविधान का निर्माण सदैव उसके अतीत की नींव पर किया जाता है। तो अतीत की नींव अपन बात करें कि जैसे 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। 1757 प्लासी का युद्ध, और 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो है ब्रिटिश शासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये अपने को याद रखना है, 1757 प्लासी का युद्ध, और संपूर्ण रूप से अधिकार हो गया था 1764 बक्सर के युद्ध के बाद में। तो किसी भी संविधान को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि विकास को जानना आवश्यक है। तो इसी को जानने के लिए अपन जो शुरुआत करेंगे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से करेंगे। तो भारत में अंग्रेजों का प्रारंभ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। ये ब्रिटिश व्यापारियों का समूह कहा जाता था, ये मैंने आपको चर्चा कर दी है। और महारानी जो थी इस समय एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने एक चार्टर यानी कि कानून का जो घोषणा पत्र होता है, उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त थे। और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कानून बनाए गए, उनमें से जो पहला कानून अपन पढ़ेंगे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में बनाया गया पहला कानून कौन सा, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो चलिए जानते हैं क्या है रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 विनिमय अधिनियम। तो इसकी कुछ विशेषताएं अपन पढ़ लेते हैं, ये विशेषताएं हमेशा पूछता है, आप लोगों को याद करनी है। तो इसमें एक तो सबसे पहले ध्यान रखना कि कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर दिया था ब्रिटिश सरकार का। तो देखिए, अपन चर्चा करें, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। अब देखिए इसमें क्या कर दिया, नियंत्रण लगा दिया, अंग्रेज अधिकारियों पर नियंत्रण लगा दिया। वो किसी भी प्रकार का अब निजी व्यापार नहीं करेंगे, या कोई भी उपहार वगैरह किसी से ग्रहण नहीं करेंगे, या किसी से किसी प्रकार के जो है वो अपन घूस कह सकते हैं, उपहार कह सकते हैं, तो ये किसी प्रकार से नहीं ली जाएगी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने और नियमित जो है उनको करने के लिए ब्रिटिश सरकार का जो पहला कदम है वो किस नाम से जाना जाता है, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट माना जाता है। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को यहाँ पर मान्यता दी गई, और भारत में केंद्रीय प्रशासन की जो है वो नींव रखी गई। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया और सुनिश्चित शासन पद्धति का श्री गणेश किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इससे संबंधित, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अभी अपन चर्चा करेंगे कि भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए और निर्देशित करने के लिए, उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देने के लिए जो भारत में पहला कानून पारित हुआ था, उसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब अपन बात करें इसके अंदर देखिए क्या क्या कार्य हुए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत बार पूछा जाता है, जो बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, इनको जो था बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और जो ब्रिटिश शासन थे, इन्होंने जो सबसे पहले जो इनका शासन था वो तो एक तो मद्रास वाले क्षेत्र में, और आज का जो गुजरात और बम्बई वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला, उस क्षेत्र में इनके शासन थे। तो जो ये देखिए, बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो आप देखते हैं प्राचीन जो महानगर भी थे वो यही थे, और बंगाल जो है उसमें कोलकाता भारत की पहले राजधानी हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने जो शुरुआती शासन किया था वो बंगाल को केंद्र बना के किया था भारत का। तो बंगाल के बारे में इसलिए अपन सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, बंगाल के सबसे ज्यादा राइटरों को अपन पढ़ते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वारेन हेस्टिंग, तो क्वेश्चन यही पूछता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और बंबई और मद्रास के गवर्नर को इनके गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए इंपॉर्टेंट 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो उसमें जो 4 सदस्य थे उसमें क्लेवरिंग, मांसल, बर्वेल और फिलिप, ये 4 क्या थे, इसमें पार्षद थे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज अपने को यहाँ पर और याद रखनी है कि 1774 ईस्वी में फोर्ट विलियम कलकत्ता में अपेक्स यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और एलिजा एमपी, यहाँ पर एलिजा एमपी इसके पहले न्यायाधीश बने थे। एलिजा एमपी इसके पहले न्यायाधीश थे।
तो इम्पोर्टेंट 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में अपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, या भारत में सर्वप्रथम जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई। और यहाँ पर अपन बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण और भी सशक्त हो गया और भी मजबूत हो गया। और इसमें अपन बात करें 1773 के उच्चतम न्यायालय की स्थापना स्थापना तो 1774 में हुई थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 था। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन की स्थापना हुई है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और इसके खंड की अगर अपन बात करें तो खंड 13 के अंतर्गत इंग्लैंड के सम्राट को बंगाल के फोर्ट विलियम कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय को स्थापित करने का अधिकार दिया गया। और नेक्स्ट अपन बात करें, इस समय जो ब्रिटेन के सम्राट थे वो कौन, जॉर्ज तृतीय। इन्होंने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की है। अपने को ये तारीख भी याद रखनी है कि 26 जुलाई 1774 कलकत्ता में भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो पहले जो मुख्य एलिजा एमपी प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये अपने को ध्यान रखना है। एलिजा एमपी इसमें पहले क्या थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट अपन बात करें कि इनका जो कार्यकाल था वो सम्राट के ऊपर डिपेंड था। और शक्तियों की अपन बात करें तो उच्छल अपील, न्यायालय के न्यायाधीशों को चलाने की शक्ति, परमादेश, बद्दी और उत्प्रेषण की शक्ति। कोई मामला अपने पास मंगवाने की है, अपने कार्यों को करवाने के लिए आदेश देने की है। तो प्रत्येक व्यावसायिक और साधनों द्वारा अनुमोदित 3 नामों में से एक न्यायाधीश को संसद में लाया गया। बौद्धिक और सामाजिक विषयों पर विचार करने के लिए न्यायिक के अधिकारियों को निकालने का नियम और न्यायालय द्वारा घोषित था। ठीक है, तो प्रत्येक व्यावसायिक और साधनों द्वारा अनुमोदित 3 नामों में से एक न्यायाधीश को संसद में लाया गया। बौद्धिक और सामाजिक विषयों में विचार करने के लिए न्यायिक के अधिकारियों को निकालने का नियम और न्यायालय द्वारा घोषित किया गया। तो ये इस क्या था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख विशेषताएं। तो प्रत्येक व्यावसायिक और साधनों द्वारा अनुमोदित 3 नामों में से एक न्यायाधीश को संसद में लाया गया। बौद्धिक और सामाजिक विषयों में विचार करने के लिए न्यायिक के अधिकारियों को निकालने का नियम और न्यायालय द्वारा घोषित था। ठीक है, ये हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप इनको फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिलती रहेंगी। फिर अपन आगे बात करें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। इसको एक तो ध्यान रखना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो जो कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय था उसमें एक तो ध्यान रखना, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण अभी अपन पढ़ते हैं, परमादेश है, उत्प्रेक्षण है, तो ये सभी शक्तियां इसको प्रदान थी। और आदेशों का निष्पादन करना और न्यायालय का बाधित व्यक्ति को कारागार में बंदी रखना, इसको क्या किए गए थे, अधिकार दिए गए थे। तो नेक्स्ट अपन बात करें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो एक तो अगर इसके अपन नामों की बात करें, सबसे पहले तो किस लिए लाया गया था, ये जस्ट बैक टू बैक लाया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया, तो 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ये इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पिट्स, इन्हीं के नाम से एक एक्ट लाया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पिट्स, इन्हीं के नाम से एक एक्ट लाया गया जिसे अपन कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या कहा गया, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि 1773 के जो एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए क्या लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से एक अधिनियम लाया गया, जिसे अपन क्या कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। तो रेगुलेटिंग 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। ठीक है, तो अधिनियम की विशेषताओं की अगर अपन बात करें, इससे इससे कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को यहाँ पर पृथक कर दिया गया था। तो अपन ने पीछे भी पढ़ा था कि कंपनी के जो अधिकारी और राजनीतिक जो कार्य हैं तो उनको भी देखिए अलग अलग कर दिया गया था वहां पर। ये अपन ने यहाँ पर चर्चा भी की थी कि इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, और यहाँ पर क्या कर दिया गया, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये अपने को यहाँ पर याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यहाँ पर क्या हुई है, स्थापना हुई है। एक इसमें निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए
नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक निकाय का गठन हुआ और इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन, जिसे ड्यूल दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं, तो यहाँ पर इसका प्रारंभ हुआ। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिकों, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों की अधीक्षण या नियंत्रण करे। तो इस प्रकार यह अधिनियम दो महत्वपूर्ण चरणों, पहला भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्रों में पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया और दूसरा ब्रिटिश सरकार को भारत की कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया, भारत के जो अधीन क्षेत्र था उसको जो है कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया जो भारत की कंपनी के अधीन था और ब्रिटिश सरकार को भारत की कंपनी के कार्यों और प्रशासन को क्या कर दिया गया, नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। तो ये दोनों जो थे अपने 1773 और 1784 का, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पर आप ध्यान रखना कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से स्थापित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जब है आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में कैसे ईसाई मिशनरियों को जो है प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई, क्योंकि कंपनी पे कई तरीके के आरोप लग रहे थे। उन आरोप प्रत्यारोपों को धर्म के प्रचार के माध्यम से क्या किया गया, प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो ये सब जानकारियां अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा क्या लगा। तो अपन जो है 1909, 1919, 1935 और 1947 का जो भारत शासन अधिनियम है वो भी अपन अब रेगुलर क्लासों के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद भारत का फिर संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर लेना सेशन को, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके।